नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार यानी एक ऐसा बुलेटिन जहां पर खबरें भी हैं, विश्लेषण भी है और साथ ही है सोने का एक सिक्का जीतने का मौका भी। पहले हम बात आज के शो की करेंगे। शिवसेना ने आज मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस में जमकर हंगामा किया क्योंकि वो बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान की बातचीत का विरोध कर रहे हैं। बातचीत रद्द भी हुई, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का नाम सुनकर शिवसैनिक बौखला क्यों रहे हैं और पाकिस्तान क्यों भारत से क्रिकेट खेलने को उतावला हो रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के महिला सुरक्षा पर किया वादों का पोस्टमार्टम हम करेंगे। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि दिल्ली के सीएम अगर दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित दिख रहे हैं तो उन्होंने खुद क्या किया है। साथ ही घाटी में बीफ पॉलिटिक्स किस कदर स्याह हो रही है इसका भी जिक्र होगा। लेकिन पहले बात पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान के मुंबई आने पर शिवसेना के हंगामे की, जिसने जता दिया कि मुंबई में पाकिस्तान से जुड़े किसी भी शख्स के आने पर अब हंगामा बरपना तय। एक हाथ में भगवा झंडा और दूसरे हाथ में काला झंडा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्तों के खिलाफ शिव सैनिकों ने बीसीसीआई दफ्तर पर धावा बोला। सारी हदें पार कर शिव सैनिक सीधे बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर के चेंबर में घुसे और उन्हें क्रिकेट की हदें समझाने लगे। भाग्यशाली थे शशांक मनोहर की मुंह पर कालिक नहीं लगी, लेकिन प्रदर्शन का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चीफ शहरयार खान और बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर के बीच तय बातचीत रद्द हो गई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर अहम फैसले किए जाने थे। शिवसेना की खुली गुंडागर्दी को लेकर दिल्ली से मुंबई तक राजनीति गर्मा है। मुंबई में शिवसेना के प्रदर्शन के बाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट रिश्तों पर चल रही बातचीत को लेकर सवाल भी उठे। क्या शहरयार खान और शशांक मनोहर के बीच भी बातचीत बगैर सरकार की सहमति के हो रही थी? और अगर क्रिकेट सीरीज पर सरकार की रजामंदी थी तो फिर बातचीत का ये हश्र क्यों? बीसीसीआई हेडक्वार्टर पर शिवसेना के इस हंगामे के सवाल पर जवाब मुंबई में कुछ मिल रहा है तो दिल्ली में कुछ। बीजेपी से निकल रहे ये दो सुर ही संकेत दे रहे हैं कि शिवसेना की हरकतों पर पार्टी अभी तक तय ही नहीं कर सकी है कि आखिर कब शिवसेना को बताया जाएगा कि कानून अपना काम कर रहा है। अमृता शेडगे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। शिवसेना के क्रिकेट विरोध को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के गोलमोल रुख पर बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने सफाई दी है। सुनते हैं राव साहब दानवे क्या कह रहे हैं। अगर से पाकिस्तान की टीम इंडिया में खेलने के लिए आती है और वो तय प्रोग्राम होता है तो उसको संरक्षण देना कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है। दरअसल सवाल यह है कि अगर किसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की टीम आ रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान क्रिकेट रिश्तों को इस वजह से तोड़ा जाता है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, तो ऐसे कौन से सामान्य हो गए हैं रिश्ते कि क्रिकेट दोबारा शुरू हो सकती है। शिवसेना ने हंगामा किया तो शहरयार खान और शशांक मनोहर के बीच बातचीत नहीं हो पाई। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर इतना बेताब क्यों है। शहरयार खान कुछ महीने पहले भी भारत आए थे, तब उन्होंने उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया से मुलाकात की थी। तो क्या कोई बैकडोर एंट्री की कोशिश में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई उसका साथ दे रहा है? सरहद की सूरत बदल नहीं रही है, घुसपैठ का आलम वहीं का वहीं है। रोकने का इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। शशांक मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ने देना चाहिए। बातचीत होती है, इसका क्या नतीजा निकलता है वो हम देखेंगे ना। पहले से जो है किसी कंक्लूजन पर पहुंचना और इसके बाद इस तरह का हंगामा करना और तोड़फोड़ करना, धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल उचित। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है कि दिसंबर में दोनों देशों के बीच बायलैटरल सीरीज हो। पाकिस्तान चाहता है कि ये यूएई में हो, पर भारत न्यूट्रल वेन्यू के पक्ष में नहीं है और मौजूदा रिश्तों को देखते हुए भारत या पाकिस्तान में ये सीरीज हो नहीं सकती। पाकिस्तान की दूसरी कोशिश ये है कि ट्राई सीरीज कराई जाए, जिसके लिए वो बांग्लादेश के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश दिसंबर में ट्राई सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार है, बस भारत की हामी का इंतजार है। हालांकि बीसीसीआई सचिव और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ भी तय होने के लिए पहले बातचीत जरूरी है।
सवाल यह भी है कि क्या उसे रिस्टार्ट करना जरूरी भी है, या पहले कूटनीति की बातचीत जो है वो शुरू हो और उसके बाद जाकर सांस्कृतिक चीजें, खेल, इन सारी चीजों को दोबारा रफ्तार पकड़ने दिया जाए। बहरहाल बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों शिवसेना लगातार हमलावर रुख लेकर चल रही है, क्या है रणनीति इसके पीछे, क्या है इसके पीछे की सियासत। अब इसे सियासत कहें या गुंडागर्दी, शिवसेना को यही मंजूर है कि जो उसे मंजूर नहीं वो मुंबई में नहीं हो सकता। बीते 10 दिनों में शिवसेना की गुंडागर्दी से जुड़ी ये चंद तस्वीरें, जिसमें ताजा गाज गिरी है पीसीबी चीफ शहरयार खान और बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर की बातचीत पर। सवाल है कि शिवसेना अचानक इतनी हमलावर क्यों हो गई है, जबकि महाराष्ट्र सरकार में वो हिस्सेदार है, तो फिर जवाबदेह क्यों नहीं? क्या महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी से बिगड़ते रिश्तों की खुन्नस निकाल रही है शिवसेना? क्या फडणवीस सरकार को अपनी शर्तों पर चलाने में जुटी है शिवसेना? बीजेपी के राष्ट्रवादी जनाधार को शिवसेना हंगामे के जरिए अपनी तरफ गोलबंद करने में जुटी है। हर बदलते दिन के साथ चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन शिवसेना का मुद्दा वही पाकिस्तान। सवाल है कि शिवसेना का हंगामा आखिर कब तक जारी रहेगा? अमृता शेडगे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अब बात करते हैं दिल्ली की और दिल्ली के मुख्यमंत्री की सियासत की। प्रधानमंत्री को सोने नहीं दूंगा कहकर अरविंद केजरीवाल ने कल सियासत गरमा दी थी। आज सड़क पर निकले तो जनता काले झंडे लेकर खड़ी हो गई। दिल्ली में बलात्कार की वारदातों पर लगाम के लिए केजरीवाल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है कि इसे रोकने के लिए दिल्ली में क्या क्या किया जाना चाहिए। इस बीच केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच एक दूसरे पर उंगली उठाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यह खबर हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि शिवसेना के हंगामे और राष्ट्रीय इंजीनियर पर स्याही फेंके जाने की घटनाओं के बीच आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा है। মানবিকতার সবচেয়ে বড় আদর্শ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে না। এবং আমাদের মনে যে শঙ্কাটা, অনেক মানুষ আমার কাছে যে প্রশ্নটা করছে, আমরা সেই রাস্তাটাই ঠিক আছি তো, সেই লক্ষ্য থেকে সরে আসছি না তো? যেসব ঘটনার কথা শুনছি মাঝে মাঝে সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত হতে দেখছি, তাতে বিভ্রান্তি যাচ্ছে, সংশয় যাচ্ছে। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर कैसी जंग छिड़ी है। मंगोलपुरी में जली झुग्गियों में रहने वाले लोगों का हाल लेने पहुंचे अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए, तो बात फिर वहीं आई कि केजरीवाल ने झुग्गियों के विकास का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। वोट तो हम झुग्गियां बनवा देंगे, जब उसको जिता दिए झुग्गी और उसका भी फर्ज बना के आग जगह तो आग लगी है तो मुझको जाके हमदर्दी को सता, लेकिन हमदर्दी को 50,000 रुपए भेजा ये मीडिया के सामने इंटरव्यू देने के लिए, अपने फोटो खिंचवाने का। इससे पहले दिन में बलात्कार के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन का ऐलान किया। मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में ये जीओएम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा कि बलात्कार रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी केजरीवाल को घेरने में देर नहीं की। वो राजनीति जो है राजनेताओं पे छोड़ दें, उनको शोभा नहीं देता है। वो महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें, वो ये देखें कि दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा इतनी खराब क्यों हो रही है। अगर सरकार ने क्रैशेस बनाए होते वो अपने बच्चे को क्रैश में रख के जाती, ना कि अपने घर में अकेला 5 साल की बच्ची या 3 साल की बच्ची को छोड़ के जाती। अगर सरकार ने इतना सशक्त बिजली का सिस्टम बनाया होता कि बिजली जाए ही नहीं, तो वो जब बच्ची अपनी जो दादी माँ के साथ खेल रही थी तो उसको वो उनके पड़ोसियों को उठाने का मौका ना मिले। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में महिला सुरक्षा को अहम मुद्दा मानते रहे हैं
और कल तो उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद वो ये कहने से भी नहीं चूके कि इस मसले पर पीएम को चैन से नहीं सोने दिया जाएगा। अगर दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, अगर दिल्ली के अंदर बलात्कार होते रहे, प्रधानमंत्री जी को चैन से सोने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन सवाल है कि बीते 8 महीने में महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार क्या अपने वादों पर खरी उतरी है? वादों को हकीकत की कसौटी पर परखें तो यही लगता है कि केजरीवाल सरकार ने वादे खूब किए लेकिन अमल नहीं हो पाया। केजरीवाल का वादा बसों में मार्शल की नियुक्ति होगी, हकीकत ये तनख्वाह के लिए जूझ रहे हैं। केजरीवाल का वादा महिला कमांडो की नियुक्ति होगी, लेकिन हकीकत ट्रेनिंग के बाद तैनाती, लेकिन ट्रेनिंग का अता पता नहीं। बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, कुछ बसों को छोड़कर किसी में नहीं। महिला सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ अता पता नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे सिर्फ योजनाओं में। मीनाक्षी हत्याकांड के बाद केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र तक बुला लिया, लेकिन उसके बाद ठाक के 3 पात। लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था टू सेटअप अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन विमेन सेफ्टी, उसको 1 हफ्ते के अंदर सेटअप किया जाएगा। इस बीच विरोधी दलों का आरोप है कि पिछली सरकार ने महिला हेल्पलाइन जैसी जो व्यवस्थाएं भी की थी, उनको भी इस सरकार ने बेकार कर दिया। Kejriwal government is not only not doing anything to address the issue, but they are also stopping all the existing old programs which were created to tackle these crime against women, these problems. तो क्या केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं किया? कम से कम लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि हर बार केजरीवाल सरकार ने ठीकरा दिल्ली पुलिस के सिर फोड़ा और अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। तो सवाल ये कि क्या इस बार भी सिर्फ बातें ही हो रही हैं? प्रमिला दीक्षित के साथ रोहित मिश्र, दिल्ली आज तक। दरअसल जिन मुद्दों को लेकर यहां पर बहस छिड़ी है, विवाद छिड़ा है, उसमें बच्चों पर हुए अत्याचार की बात हो रही है। इन मुद्दों पर किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि साथ मिलकर एक रास्ता ढूंढना चाहिए। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद की। बीफ पार्टी देकर पहले ही विवाद में थे, दिल्ली पहुंचे, यहां पर उन पे स्याही फेंकी गई, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। दुनिया से पूछना चाहेंगे, आप देख लीजिए कि हम हर बार कहते थे कि हिंदुस्तान में जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विवादित विधायक इंजीनियर राशिद प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब हुए ही थे कि अचानक चंद लोग आए और चेहरे पर स्याही उड़ेल दी। श्रीनगर में अक्सर भारत विरोधी जहर उगलने वाले आग बबूला राशिद महात्मा गांधी को याद करने लगे। आज जानती है जो कुलकर्णी के साथ हुआ वही हमारे साथ हुआ। आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि मोदी का हिंदुस्तान है, गांधी का हिंदुस्तान। राशिद के चेहरे पर कालिक की तस्वीरें सामने आते ही सियासत भी गर्म हो गई और पुलिस भी। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर दोबारा उन पर काला रंग का वो जो डब्बा है वो फेंका गया। उसके बाद पुलिस आ गई थी और पुलिस के बाद उसके बाद बेहद अफरा तफरी का माहौल रहा। जो लोग थे उनके साथ में इंजीनियर राशिद पूरी तरह से सराबोर हो गए रंग में। जो रंग फेंकने वाले लोग थे उनका निशाना इंजीनियर राशिद थे। कालिक पुतने के बाद राशिद ने धरने पर बैठने का ड्रामा भी शुरू किया, तो इधर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेने का दावा किया। उधर आवाज चारों ओर से आने लगी कि ये माहौल क्यों बनता जा रहा है। हम इंसानियत को बालाताक रख रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि गुंडागर्दी से हम इस वतन को आगे चलाएंगे। ये हमें कबूल नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल राशिद से भी कम नहीं है, जो बीफ खाने के सवाल पर खुद ही माहौल बिगाड़ने में अब तक सबसे आगे रहे। चंद रोज पहले खुद बीजेपी विधायकों ने ही सदन में थप्पड़ रसीद किया था, क्योंकि विधायकों को खुलेआम बीफ पार्टी का राशिद का न्योता रास नहीं आया था। इसके पहले ऐसी ही कालिक से बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी का भी चेहरा काला हुआ था। कुलकर्णी पर शिवसेना ने कालिक पोती तो इंजीनियर राशिद पर हिंदू सेना ने। सवाल है कि इन सेनाओं को विरोध का लोकतांत्रिक तरीका क्यों रास नहीं आता और क्यों राशिद जैसे नेता बीफ के सवाल पर दूसरों की भावनाओं की कद्र करने की भी जरूरत कभी नहीं समझते।
बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। और आइए अब दिन भर की कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में तीसरे दौर का चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से जीत के सारे सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि पिछले 2 चरणों की 81 सीटों में से बीजेपी को 54 से 58 सीटों पर जीत मिलेगी। हमारा अनुमान बना है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर। अमित शाह ने यह भी साफ किया कि बीजेपी ने हमेशा से आरक्षण का समर्थन किया है और आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। अनंतनाग की तस्वीरें बताती हैं कि घाटी सुलग रही है, पब्लिक गुस्से में है और पुलिस लाठियां भांज रही है। बवाल की जड़ में है करीब 10 दिनों पहले उधमपुर में हुआ ट्रक हमला। ट्रक का कंडक्टर जाहिद गंभीर रूप से जख्मी था और कल उसने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। जैसे ही कंडक्टर की मौत की खबर घाटी पहुंची, लोगों ने बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ और फिर कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगानी पड़ी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सोना जीतने का मौका। आप रहिए खबरदार।